डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हुए सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में रहे मौजूद। बैठक में कामकाज, विधायी कार्यों और राज्य के विकास से जुड़े विषय पर हुई चर्चा। बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। किसान पीजी कॉलेज में अधिवेशन कार्यक्रम में हुए शरीक। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में दिखा जेनजी का सैलाब। लखनऊ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगा पोस्टर। सपा ने पोस्टर लगाकर किया करारा हमला। कहा, सत्ता के घमंड में मंत्री भूलते जा रहे मर्यादा। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग ने पकड़ी जोर। बार एसोसिएशन का जोरदार विरोध प्रदर्शन। हाईकोर्ट बेंच न होने से आम जनता परेशान। कई साल से लंबित है हाईकोर्ट बेंच की मांग। बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का आतंक। मासूम बच्चे को भेड़िए ने बनाया निवाला। बढ़ते हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए गंभीर सवाल। अमरोहा में अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन सख्त। विनिमय विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग पर चलाया प्रशासन का बुलडोजर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में यूपी विधानसभा की सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। इनमें अपना दल यानी एएस के राम निवास वर्मा, जनता सत्ता दल के विनोद सरोज, कांग्रेस से आराधना मिश्रा यानी मोना, सपा से माता प्रसाद पांडे और निषाद पार्टी से संजय निषाद शामिल थे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संजय प्रसाद भी बैठक में मौजूद थे। बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें विधानसभा के कामकाज, विधायी कार्यों और राज्य के विकास से जुड़े विषय शामिल थे। सभी दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नेताओं का स्वागत किया और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सभी दलों के साथ मिलकर काम करने से ही राज्य के विकास को गति मिलेगी। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे किसी मनुष्य की आत्मा शरीर से संबंध छोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र से उसकी संस्कृति अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
जनपद बहराइच के किसान पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी परिषद का 65वां प्रांतीय अधिवेशन भव्य रूप से आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। अधिवेशन स्थल पर जेनजी युवाओं की भारी मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि आज का युवा संगठन शिक्षा और राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह जागरूक है। हर सत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और जोश देखने लायक रहा। अधिवेशन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। युवाओं ने अपनी जिम्मेदारियों और भविष्य की भूमिका को लेकर खुलकर विचार साझा किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने युवाओं को संबोधित किया। वो तो विद्यार्थी परिषद के साथ है, देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, क्योंकि जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राज्य के अंदर योगी जी, जो सरकार दोनों है, ये गरीब कल्याण की योजना हो चाहे राष्ट्र के लिए हो, वो सभी काम हम करते हैं, हम विकास करते हैं, हम गरीब तक योजनाएं ले जाते हैं, गरीब की खुशहाली के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए काम, गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, इनके लिए काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक संगठन है और राजनीति से ऊपर विद्यार्थी परिषद अपना काम करता है, इसलिए विद्यार्थी परिषद अलग राष्ट्रवाद के लिए काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना एक। पवन खेड़ा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा मंत्री संजय निषाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इकलाक ने पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर सपा पार्टी कार्यालय और संजय निषाद के आवास के बीच लगाए गए हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार के खिलाफ लिखा गया है कि नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा है। इसके अलावा संजय निषाद के खिलाफ भी पोस्टर में हमला किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं और छुआ ही तो क्या कहकर जुर्म हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता बताते हैं। सपा नेता ने अखिलेश यादव के समर्थन में भी पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि अंधेरे के इस दौर में एक आवाज बेबाक है, अखिलेश यादव ढाल बनकर हर नारी के सम्मान के साथ हैं। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक नियुक्ति पत्र दे रहे थे। नियुक्ति पत्र देते देते मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे कर देते हैं और वो महिला इतनी अपमानजनक अपने आप को महसूस करती है कि उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। बिहार छोड़ के वो अपने घर बंगाल शायद चली गई। उसके बाद उसी हरकत को समर्थन करते हुए संजय निषाद जी कहते हैं कि सिर्फ हिजाब ही तो हटाया, छू लिया होता तो। ऐसे बयानबाजी बिल्कुल समाजवादी पार्टी को या उत्तर प्रदेश देश में किसी को भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारे देश की महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी करे। इतना हक भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश देश में किसी का नहीं है, तो ये लोग तो महिलाओं का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इन दोनों लोग को इस्तीफा देना चाहिए और भरे मंच से माफ़ी मांगना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट से सजा मिलने के बाद इस समय रामपुर जिला जेल में बंद हैं। इसी सिलसिले में उनकी पत्नी और सपा विधायक डॉक्टर तंजिम फातिमा दोनों से मुलाकात के लिए रामपुर जेल पहुंची। हालांकि जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार उन्हें केवल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से ही मुलाकात की अनुमति मिली, जबकि आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पति से मुलाकात ना हो पाने का दर्द डॉक्टर तंजिम फातिमा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। जेल परिसर से बाहर निकलते समय उनकी आंखों में मायूसी और शब्दों में पीड़ा साफ महसूस की गई। कन्नौज से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बीते लोकसभा में मिली हार पर बड़े सवाल उठाए। एसआईआर को लेकर पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान दिया। अगर हम लोगों ने एसआईआर पर सही से ध्यान दिया तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। कन्नौज में लगभग 3 लाख वोट जा रहा कटने, ये सभी वोट भाजपा के नहीं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव को कन्नौज में कितने वोटों से कैसे जीत मिली है। कन्नौज की 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाते तब डलवा पाते हैं 50 से 55% वोट और सपा के पड़ते हैं 90% तक वोट। पूर्व सांसद के बयान से हड़कंप मच गया। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया
तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस SIR अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। आई लव मोहम्मद को लेकर 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने इस प्रकरण से जुड़े 7 गंभीर मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन मामलों में मौलाना तौकीर रजा सहित कुल 90 आरोपियों को नामजद किया गया है। चार्जशीट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि पुलिस अब तक 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 18 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। 7 मुकदमों में साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। शेष मामलों में विवेचना जारी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द सख्त कार्यवाही की जाएगी। 26 सितंबर 2025 में जो बरेली शहर में प्रकरण हुआ था, उसमें कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उन 12 मुकदमों में से आज की डेट में कुल मिलाकर 7 मुकदमों में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। इन 7 मुकदमों में जो टोटल अभियुक्तों की संख्या है जिनके विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है, उनकी संख्या लगभग 90 है। और इन अभियुक्तों में से मौलाना तौकीर रजा हैं और प्लस इनके साथ साथ जितने अहम उनके साथ में जो लोग थे, जितने उपद्रवी थे, अभियुक्त थे, उनके मेन जो साथी थे, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन तेज हो गया है। बार एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट बेंच न होने से आम जनता परेशान है और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वकीलों ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 12 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से 40% से अधिक मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र को हाई कोर्ट बेंच जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रखा गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि सोमवार को पश्चिम यूपी के सभी 22 जनपदों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वकील कचहरी परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपेंगे। अब समय इस स्तर का उत्पन्न हो गया है कि यदि किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कोई परेशानी उत्पन्न है, लेकिन अगर कहीं पर भी हमें कोई याचिका की, चाहे वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की हो, हम लोगों को 600-700 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। वास्तव में ये मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है। क्योंकि हमारे 6 और 7 हाईकोर्ट यहाँ से, चाहे वो दिल्ली हाईकोर्ट हो, चाहे वो शिमला हाईकोर्ट हो, चाहे चंडीगढ़ हाईकोर्ट हो, के कई सारे हाईकोर्ट ऐसे हैं जो हमसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुकाबले काफी नजदीक है। तो ये जनता की मांग है। हम जनता की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। ज्ञापन हमने दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए एक हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पर स्थापित की जाए, ताकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। अमरोहा नगर की आवास विकास कॉलोनी प्रथम के पास की जा रही अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। एसडीएम सदर शैलेंद्र दुबे के आदेश पर विनिमय विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से विकसित किए जा रहे प्लांटों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। प्रशासन की इस कार्यवाही से इलाके में अवैध कोलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान टीम ने अवैध निर्माण और प्लांटिंग से जुड़े ढांचों को जेसीबी से ध्वस्त किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध की जा रही किसी भी प्लांटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जमीन की खरीद फरोख्त से पहले वैधानिक अनुमति की पूरी जानकारी अवश्य लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
प्रशासन की सख्त कार्यवाही को शहर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले के मजनपुर तहसील अंतर्गत पवैया गांव में परिषदीय विद्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है। वहीं शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। साथ ही प्रधानाध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बहराइच के केसरगंज कोतवाली क्षेत्र में देर रात आदमखोर भेड़िए ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। भेड़िया 2 बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी परिजनों की चीख पुकार से घबराकर भेड़िया बच्चों को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। हमले में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले केसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लगातार हो रहे भेड़िया हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में भय के साथ साथ गुस्सा भी है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि आखिर आदमखोर भेड़िए का अंत कब होगा, कब गांव के लोग चैन की नींद सो पाएंगे। वन विभाग और प्रशासन कब तक सिर्फ अलर्ट पर रहेगा। इलाके में लगातार बढ़ते हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के महोबा में कूटर रचित दस्तावेज तैयार कर किसानों की जमीन को अपनी बता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी इफ्को टोक्यो कंपनी के जिला प्रबंधक और जनसेवा केंद्र संचालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाए, जहां से चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दरअसल मुख्य आरोपी सहित फसल बीमा योजना के घोटाले में करने के मामले में अन्य सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान सदर तहसील परिसर में 121 दिन से अनशन कर रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद रोड स्थित शमशान और तालाब की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर उसे निजी संपत्ति बनाने का प्रयास किया गया। बताया गया कि गाटा संख्या 780 जो पुराने राजस्व अभिलेखों में मरघट और तालाब के रूप में दर्ज है और वर्तमान में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट के तौर पर उपयोग में है, उस पर कब्जे की कोशिश की गई। आरोप है कि हल्का लेखपाल की मिलीभगत से ये प्रयास किया गया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर 15 दिसंबर को कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शिकायत के बावजूद 17 दिसंबर को दोबारा कब्जे का प्रयास किए जाने पर तहसीलदार अंकित गिरी और नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव मौके पर पहुंचे और कार्य को तत्काल रुकवाया। इसी दौरान जेसीबी मशीन और चालक को थाने भिजवा दिया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुझे तो अब तक कोई पता ही नहीं था कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मुझे अभी अवगत हुआ तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब को कॉल किया है और अपनी नगर पालिका की टीम वहां पर भेज दी है। कौन सी जेसीबी चल रही है वो भी दिखवा लेंगे अभी, और अगर हमारी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा हम तुरंत मुकदमा लिखवाएंगे उसके खिलाफ। और अभी हम जेसीबी को भी देख रहे हैं कि किसकी जेसीबी बिना अनुमति के काम कर रही है नगर पालिका की जमीन पर, हम उसे भी अरेस्ट कराएंगे। अवैध कब्जे वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई कब्जा नहीं कर सकता नगर पालिका की जमीनों पर, चाहे वो कोई भी हो। मैनपुरी के करहल तहसील परिसर में एक फरियादी के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन
अराजनैतिक सहित विभिन्न किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। सुबह शुरू हुए धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मामले की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह तहसील पहुंची और किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर 2 दिनों के भीतर कार्रवाई के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। पृथ्वीपुर क्षेत्र के नगला जाहर निवासी संजय कुमार आय जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने तहसील आए थे। फरियादी ने संबंधित लेखपालों पर मारपीट, अवैध मांग के आरोप लगाए हैं। कल एक दुर्घटना हुई है किसान के बेटे के साथ में। उसने आय जाति प्रमाण पत्र अपना ऑनलाइन कराया था, तो उस एलादपुरा के स्थानीय लेखपाल ने पहले तो उसको कम से कम 8 दिन टहलाया। एसडीएम ने नहीं सुना, तहसीलदार ने नहीं सुना, तो उसके बाद उसने जिला अधिकारी जी का नंबर लगाया। जब जिला अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद जब उसकी रिपोर्ट लगा दी गई, जब कंप्यूटर कक्ष में पहुंचा तो उससे 1000 रुपये मांगा। तो उसने कहा 1000 रुपये हम किस बात के दे दूं, अगर 1000 रुपये लिए जा रहे हैं तो उसकी रसीद दे दो मुझे। तो वहाँ बैठे हुए लेखपाल और भड़क गए और उससे कहते यार तुझको हम रसीद देते हैं, तुझको बताते किस बात के पैसे देने। उसको बंद कमरे में ले गए, उसको इतना मारा, उसके सर पे मतलब शरीर पे कपड़े नहीं बचे, जर्सी वर्सी फट गई है। ये इस देश के किसानों के साथ घोर अन्याय है। और इस तहसील में बैठा हुआ अंधा कानून एसडीएम और तहसील सरकारी मशीनरी को वेतन के रूप में उनके पद के अनुसार अच्छी खासी रकम मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ सरकारी कर्मी अपनी फर्ज अदायगी को ताक पर रखकर अवैध वसूली में जुट जाते हैं। ताज़ा मामला रामपुर का है। यहाँ पर रिचा सक्सेना नाम की महिला लेखपाल ने किसान इनायत अली से खेत की पैमाइश कराई जाने की एवज में 5000 की रिश्वत ले ली। तभी शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम मुरादाबाद में महिला लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया गया। एंटी करप्शन टीम की ओर से इस पूरे प्रकरण की फिर रामपुर के थाना से सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई। यूपी के शाहजहांपुर की पुलिस ने 111 लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी है। यहां पुलिस ने खोए 111 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को वापस लौटाया है। बरामद किए गए सभी मोबाइलों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ये सभी मोबाइल फोन सर्विलांस की मदद से बरामद किए हैं। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को शुक्रिया कहा। जनपद में शाहजहांपुर में आज विभिन्न जो नागरिक हैं उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स पुलिस द्वारा ढूंढ के लौटाए गए हैं, जिनकी संख्या 111 है। इस वर्ष अब तक इसको मिलाकर के 325 मोबाइल फ़ोन से अधिक हमने वापस किए हैं। आज के मोबाइल फ़ोन जो हमने बरामद किए हैं उनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिनके फ़ोन खोए हैं, गृहिणियाँ भी हैं। एक ने बताया कि उनके द्वारा लोन लेके फ़ोन लिया गया था। एक ने बताया कि उसको जिस दिन लिया उसी दिन खो गया था, जिसके वापस होने से अत्यंत प्रसन्न है। एक टैब भी आज वापस किया गया है ढूंढ करके। इसमें आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि न सिर्फ पुलिस को बल्कि डीओटी के CEIR पोर्टल पर भी अपने मोबाइल फ़ोन जो खोते हैं उनके IMEI रजिस्टर कराएँ, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र आपको फ़ोन आपका वापस मिल जाए। विजिलेंस सेल और SOG की टीम ने 111 मोबाइल फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, उसको बरामद करके उनके मालिकों को सौंप दिया है। तो वहीं पर आज जो जिनके मोबाइल फ़ोन काफ़ी समय पहले खो गए थे, उनको आज मोबाइल फ़ोन उनको मिल गए हैं। तो उनके जो चेहरे मायूस थे, आज उनके चेहरों पर शाहजहांपुर पुलिस ने खुशी ला दी है। नरेंद्र शर्मा, APN न्यूज़, शाहजहांपुर। एक युवक ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर थाने के सामने आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने अपने शरीर पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। ये घटना शाहबाद कोतवाली गेट के सामने हुई। पुलिस ने बताया कि युवक किसी मामले में आरोपी ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं और उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
अयोध्या के साकेतपुरी स्थित निजी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन के ओवरडोज से मरीज की जान चली गई। गुस्साए मरीज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। इस मामले का वीडियो जैसे वायरल हुआ तो हरकत में स्वास्थ्य विभाग प्रशासन आया। दवा के ओवरडोज देने के बाद महिला की मौत के मामले में आरोपी हॉस्पिटल प्रबंधन पर पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त रेड मारी। वीडियो वायरल है और जो नोट है डॉक्टर साहब का वो वायरल है, जिसमें ओवरडोज के कारण मौत उनके द्वारा दिखाई जाने की जिम्मेदारी की बात कही गई है कि अगर इसके संभावित कोई दिक्कत होती है। लेकिन अभी ये संशय बना हुआ है कि क्योंकि डॉक्टर बनोदा यहाँ नहीं मिले हैं, ये उन्हीं के नोट हैं या उन्हीं के साइन हैं या नहीं हैं। तो जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे तब तक मजबूरी है कि हम पूरी जांच नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जो हमारा ये मरीज़ आया था, ये सोना हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद में वहाँ से रेफ़र होकर यहाँ आया था। तो सोना की जो जानकारी है, समस्त जो केस शीट है उसका देखना, वहाँ से जांच भी करना ये ज़रूरी है। किस वजह से उसे यहाँ रेफ़र किया गया था, उसे यहाँ रेफ़र करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या सीधे हायर सेंटर पर रेफ़र करना चाहिए, तो ये भी जांच का विषय है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह करने वाले युवक के साथ अमानवीय कृत्य वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेम विवाह करने वाले एक युवक के साथ सरेआम मारपीट और गाली गलौज की गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा था। इसी दौरान पत्नी के परिजनों व अन्य लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। युवक के साथ मारपीट और चप्पल माला पहनाए जाने के संबंध में क्षेत्र अधिकारी अजीत मल का बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि युवक अपनी पत्नी को लेने गया था। पुत्र हरिश्चंद्र सिंह निवासी ग्राम तैयापुर थाना भरथना जनपद इटावा ने कल्पना पुत्री रामबाबू ग्राम बोझा शरावा थाना भरथना जनपद इटावा के साथ प्रेम विवाह किया था। कल्पना अपने ननिहाल ग्राम रामपुर कुंवर थाना फफूंद जनपद औरैया रहने आई थी। दिनांक 5/12/2025 को उपेंद्र अपनी पत्नी को लेने ग्राम रामपुर कुंवर आए थे, जहां इनके साथ लड़की के मामा के बेटे के द्वारा मारपीट व अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर 17/12/2025 को वायरल हुआ। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना फफूंद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई माल बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में कई आरोपियों ने चोरी की गई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत दृश्यता या विजिबिलिटी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। बात करें मौसम विभाग उत्तर प्रदेश की, जहां पर कार्यरत वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 1-2 दिन में दृश्यता जो कि 50 मीटर है, अब 25 से 30 मीटर हो जाएगी और कम भी हो सकती है। दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री और कम होगा और गलन बढ़ेगी। फिलहाल अभी 2-4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश रेड अलर्ट के मोड पर है। कि अगर शीतलहर की बात करें तो शीतलहर नॉर्मली रात के तापमान से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं रात का तापमान अपने सामान के आसपास है, लेकिन जो दिन का तापमान है वो अपने सामान से कम आ रहा है, तो शीत दिन का चेतावनी अलर्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मली जो दिन का तापमान है वो सामान से काफ़ी कम है, 4 से 5 डिग्री, और दिन में ही लोगों को ठिठुरन की संभावना बन रही है। अगर ठंड की बात करें तो नॉर्मली जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, जैसे कि बहराइच हुआ, बरेली हुआ, मुरादाबाद, ये सब जो तराई के बेल्ट है, और जैसे ये जो कुशीनगर हुआ, बलरामपुर हुआ और गोरखपुर हुआ, तो ये जो तराई के क्षेत्र है वहाँ पे तापमान ज़्यादा गिरने की संभावना है। शुरुआती तौर पर कानपुर बहुत ज्यादा ठंड नापा जा रहा था, अब क्या कंडीशन? देखिए, कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी आज विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज किया गया और तापमान भी कमी है। तो कहीं ना कहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, ये बाराबंकी समेत यहाँ पर भी आज भी
तापमान कम रहने की संभावना, और कहीं ना कहीं कल परसों तक थोड़ा सा उसी तरीके से रहेगा, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलने की संभावना। महोबा में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरा शहर ठिठुर गया है। कोहरे की चादर में लिपटी वीरभूमि में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर जनपद वासियों से सर्दी से बचाव की अपील की है। कोहरे के कारण हाईवे और शहर के अंदर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर उत्तराखंड की सीमा सटी हुई है, जिसके चलते यहां पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी की अगुवाई में प्रशासन की ओर से लोगों को कुछ हद तक राहत देते हुए यहां पर 100 से अधिक अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं मुसाफिरों और बेसहारा लोगों के लिए अलग अलग स्थानों पर 1 दर्जन से अधिक रैन बसेरे बनाए गए हैं। डीएम अजय कुमार द्विवेदी, एसपी विधानसागर मिश्रा, एडीएस प्रशासन डॉक्टर नितिन मदान के साथ यहां की संचालित व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते नजर आए। एपीएन से खास बातचीत में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जनपद में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। जनपद में कुल मिला के लगभग 180 अलाव के स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कि लगभग 100 से अधिक शहरी क्षेत्रों में है और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में है। सभी जगह प्रतिदिन अलाव जलाए जाते हैं, मुख्य चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर, मुख्य जो हमारे बाजार हैं उनमें, ताकि लोगों को सहूलियत बनी रहे। देखिए, इसमें एक तो ये चारों तरफ से कवर्ड है, इसके बाहर अलाव की व्यवस्था है, अंदर हीटर की व्यवस्था है, इसमें कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं और बेड बिस्तर के साथ जो है उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आप विदित हैं कि पिछले 2 दिन से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है और दिन भर जो है धुंध बनी रह रही है, धूप नहीं निकली है। ज़्यादा सर्दी होने के कारण जो है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का जो स्कूल का समय है उसको बढ़ाया गया है, ताकि बच्चों को सर्दी में जूझना न पड़े। हम रामपुर में मौजूद हैं, जो उत्तराखंड की सीमा से सटा है, और जैसे जैसे वहाँ पर सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद उसका असर रामपुर के अंदर भी दिखाई देने लगा है। और जिसके बाद रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अगुवाई में यहाँ पर 14 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं 100 से अधिक अलाव की व्यवस्था भी है, और उन्हीं में से एक ये रामपुर का न्यू रोडवेज रैन बसेरा है, जहाँ पर प्रशासन की ओर से काफ़ी तैयारियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ज़िला प्रशासन की तरफ से, और उनको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और उसके बाद ये और मुसाफिरों के रुकने की व्यवस्था है, क्योंकि ये रोडवेज है। और इसके अलावा ज़िला अस्पताल के अंदर भी रेन बसेरे बनाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।